पुष्पीय पादपों की अकारिकी। यद्यपि एंजियोस्पर्मम की अकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो अकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिकी शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूल संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पीय पादप की भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग परोह तंत्र होता है। चित्र 5.1 में दर्शाई गई है। मूल अधिकांशतः द्विबीजपत्रीय पादपों में मूलांकर के लंबे होने में प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होता है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। चित्र 5.2 एक बीजपत्रीय पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं, जिन्हें झंगड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा। चित्र 5.2 में कुछ ये चित्र 5.1 पुष्प पादप के भाग। मूल तंत्र में द्वितीयक मूल और प्राथमिक मूल, कालिका, इंटरनॉड, नॉड, प्रोह तंत्र, तना, स्तंभ, फल, पुष्प को प्रदर्शित किया गया है। पौधे जैसे घास तथा बरगद के मूलांकर की बजाय पौधों के अन्य भागों से निकलती है। इन्हीं अपस्थानिक मूल कहते हैं। चित्र 5.2 मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना। मूल के क्षेत्र, मूल का शीर्ष अंगुलित मूल जैसे मूल गोप से ढका रहता है। चित्र 5.3 यह कोमल शीर्षक की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बनी रही होती। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्मा होता है। उनके बार बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र की समीपस्थ स्थिति कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र में दीर्घ कारण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घ कारण क्षेत्र की कोशिकाएं ये मुख्य मूल, पार्श्व मूल, मूसला मूल, तंतुक मूल, अपस्थानिक मूल, विभिन्न प्रकार के जड़ें, मूसला मूल अ वाले में, तंतुक मूल ब वाले में, स वाले में अपस्थानिक मूल दिखाई गई हैं। विविध तथा परिपक्वता आती है, इसीलिए दीर्घकरण के समीपस्थ क्षेत्र में परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। मूल गोप क्षेत्र मेरिस्टेमी सक्रिय क्षेत्र, दीर्घकरण क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र, मूल शीर्षक के क्षेत्र। मूल के रूपांतरण, कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषक तथा सम्मोहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। चित्र 5.4 तथा 5.5 गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं। क्या आप
इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ कि बरगद से लटकी हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रोट रूट सहारा देने वाली मूल कहते हैं। इस प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठ से निकलती हैं। इन्हें अवस्तंभ मूल कहते हैं। जैसे पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनुप क्षेत्रों में उगते हैं में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करती हैं। तना, ये चित्र 5.3 के लिए दिखाया था। मूल शीर्षक के क्षेत्र तना। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण को प्रकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं। ये गांठ अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती हैं। जब तना शौस्य अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। बरगद के वृक्ष को सहारा देने के लिए मूल में रूपांतरण चित्र 5.4 में ये दिखाई गई हैं। एस्पेरेगस, शलजम, गाजर, शकरकंद, राइजोफोरा में संग्रहण श्वसन के लिए मूल का रूपांतरण। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रबंधन करने के लिए भी कार्य संपन्न करते हैं। तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपीय नहीं होते। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। चित्र 5.6 आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं पतले तथा कुंडलित होते और पौधों के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर, लता, वाइन। तने की कच्ची कालियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती हैं। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं जैसे सिट्रस, बोगेनविलिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपनसिया, केक्टस अथवा गुद्देदार सिलिडिकारा, यूफार्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तने में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति नीश में फैल जाते हैं और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छूते हैं। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है जिसकी पोरियां छोटी होती हैं और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियां का झुंड तथा फूल का गुच्छा तथा क्राइसेनिथम गुलदाउदी में अदरक, अरबी, आलू, प्रतान में रूपांतरित तना, घिया, लौकी, रूपांतरित तना, कांटे, बोगनविलिया, आग्लेजिलस, गांठ से विकसित मूल। संग्रहण अ वाले में, ब वाले में सहारा, स वाले में संरक्षण, द वाले में कायिकीय प्रबंधन तथा फैलने के लिए। तने का रूपांतरण। पार्श्वीय
शाखा आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और उसके बाद बाहर निकल आती हैं और पत्तियों युक्त परो बनाती हैं। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती हैं जो तने पर लगी रहती हैं या गांठ पर होती हैं और इसके कक्षा में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती हैं। पत्तियां परों के शीर्षक मेरी स्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्र भी सारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिकांग हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्रारूपी पत्तियों के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत तथा अस्थारिका। चित्र 5.7 पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती हैं और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अणुपर्णक कहते हैं। एक बीजपत्री के पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेती हैं। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधे के पर्णधार फूल जाते हैं। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृत्त, तल्प, पलवाइनस कहते हैं। पर्णवृत्त पत्तियों को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिले सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृत्त अस्थारिका को हवा में हिलाता रहता है जबकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। अस्थारिका पत्ती का तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा सिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होता है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती की दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के हस्तांतरण के लिए नालिकाओं की तरह कार्य करती हैं। विभिन्न पौधों में अस्थारिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। अस्थारिका अनुपर्ण पंत्रवृत्ति प्रकार कक्षीय कालिका। शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्थानांतरित पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.7 यह प्रायः द्विबीजपत्रीय पौधों में मिलता है। जब सिरिकाएं समानांतर होती हैं उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.7 यह प्रायः एक बीजपत्रीय पौधों में मिलता है। चित्र 5.7 पत्ती का संरचना। अ वाले में पत्ती का भाग, ब वाले में जालिका शिरा विन्यास, स वाले में समानांतर शिरा विन्यास का दृश्य दिखाया गया है। पत्तियों के प्रकार। जब पत्ती की अस्तरिका अछिन्न होती हैं तथा अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब अस्थारिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचते और बहुत पत्रक में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्ती यहाँ 2 प्रकार की होती हैं। चित्र 5.8 पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही एक्सिस जो मध्य शिरा के रूप में होती हैं पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण निम्न है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए सिल्क काटन वृक्ष। चित्र 5.8 में नीम, सिल्क काटन वृक्ष संयुक्त पत्तियां। अ वाले में पिच्छाकारी संयुक्त पत्तियां। हस्तकार संयुक्त पत्तियों का दृश्य दिखाया गया है। पर्ण विन्यास तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्राकार। चित्र 5.9 एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरण गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। पर सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। इसका उदाहरण है क्लोटोपिस, आक और अमरूद। यदि
एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं तो उसे चक्राकार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे एल्स्टोनिया डेविल ट्री गुड़हल और अमरूद का चित्र दिखाया गया है। चंपा चित्र 5.9 विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास एकांतर सम्मुख चक्राकार। पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में जैसे मटर और अच्छा के लिए सूल कांटों में जैसे केकटस में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र 5.10 अब प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। चित्र 5.10 कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी बीनस और फ्लाई ट्रैप। चित्र में मटर और नागफनी की दृश्य पत्र प्रतान सूल में रूपांतरित पत्तियां। पुष्प क्रम। फूल एक रूपांतरित परोह है जहां पर परोह का शीर्ष मेरी स्टेम पुष्पीय मेरी स्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पेरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अच्छ दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पीय उपांग निकलते हैं। जब परोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को दो प्रकार असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। चित्र 5.11 पत्ती का रूपांतरण और सहारे के लिए प्रतान, रक्षा के लिए सूल, संचयन के लिए गूदेदार पत्तियां। प्याज गुच्छेदार पत्तियां। मटर और नागफनी ये दृश्य दिखाई गई हैं। सीमिक्षी पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसीलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तालाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है। ये चित्र 5.12 नीचे वाला है। पुष्प एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरीय परोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपीय फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले तथा पुष्पवृंत जैसे पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं। ये क्लेसिक, कोरोला, पुष्पुमंग तथा जायांग, केलिस्क तथा कोराल सहायक अंग हैं, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग हैं। कुछ फूलों जैसे प्याज में केकिल्स तथा कोराल में कोई अंतर नहीं होता, उन्हें परिदलपुंज पेरिएंथक कहते हैं। जब फूल में पुकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुकेसर अथवा अंडप हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। सममिति में फूल त्रिज्यीय, सममिति, नियमित अथवा एक व्यसमित द्विपार्श्वीय हो सकते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्यीय सममित कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्चा। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल में दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मटर, गुलमोहर, केस, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममित अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे कि केना एक पुष्प तृतीय
चतुष्टयीय पंचतीय हो सकता है यदि उसमें अनेक उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है, जिसे पुष्प के सहपत्र कहते हैं। पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रीहीन कहते हैं। पुष्प वृंत पर केकिल्स, केरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजांगता, हाइपोगाइनस, परिजांगता, पेरिगाइनस तथा अधिजायंता, सममिच्छा पुष्प क्रम, सीमाक्षी पुष्प क्रम दिखाई गई है। दोनों इस समीक्षा पुष्पक्रम और असमीक्षा पुष्पक्रम। पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति अधोजायांगता ब तथा स, परिजायंगता द में अधिजायंगता जायंगता के लिए दिखाई गई हैं। एपिगाइनस चित्र 5.13 अधोजायांगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य नीचे अंग होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैगन है। परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होती है। इसके सामान्य उदाहरण है पल्म, गुलाब, आंडू है। अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इसके संलग्न हो जाते हैं। फूलों के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसीलिए अंडाशय अधोवर्ती होती है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अरपुष्पक, अमरूद तथा घिया। पुष्प के भाग, प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे केकिल्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। चित्र 5.14 में केकिल्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। केकिल्स संयुक्त बाह्यदली, जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्यदली मुक्त बाह्य दल होते हैं। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केकिल्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग पुमंग, जायांग, कोरोला, केकिल्स, पुष्पावृंत, केकिल्स, कोरोला और पुमंग और जायांग पुष्प के भाग हैं। भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध, नीलाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। पुष्प दल विन्यास, पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी, वैकजीरेली होते हैं। चित्र 5.15 जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हैं तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे केलोट्रॉपिस आदि। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि का अतिव्याप्त हो तो उसे व्यावर्तित कहते हैं। इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास हैं। यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं केसिया, गुलमोहर है। मटर, सेम में 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वीय को पंख और 2 सबसे छोटे अग्रदलों को कुटक को अतिव्याप्ति करते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्जीलर
वैक्जिलरी अथवा पेपिलियोनियस कहते हैं। अ, ब और स, द पुष्पदल विन्यास के विभिन्न प्रकार हैं। अ वाले में कोर स्पर्शी, ब वाले में व्यवस्थित कोर छादी, स वाले में वैक्जिलेरी। पुमंग पुमंग पुकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुकेसर जो फूल के नर जनन अंग है में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं। बंद पुकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनाएड कहलाते हैं। पुकेसर फूलों के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दलग्न एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदलग्न एपीफिलस कहते हैं, जैसे लिली में फूल के पुकेसर मुक्त बहुकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुकेसर एक गुच्छा अथवा बंडल एक संघी, जैसे गुड़हल में है, अथवा दो बंडल द्विसंगी जैसे मटर में, अथवा दो से अधिक बंडल बहुसंगी जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसे फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्विया और तथा सरसों में। यांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बनते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडसन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इन्हें बी युक्त अंडापी एपोकर्षक कहते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर, तब उन्हें युक्तांडापी सीन कार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। बीजांडाशय अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं या प्लेटनेटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभीय, वित्तीय, आधारीय, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। चित्र 5.16 सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के आधार सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं जो दो कतार बनाती हैं। जैसे कि मटर में जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांडाशय में बीजांड अंडाशय की भीतर भित्तीय पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासीय पट बनाने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण हैं क्रूसीफर, सरसों तथा अर्जेमोन हैं। जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और यह पुटीय नहीं होते, जैसे चित्र 5.16 में बीजांडाशय के प्रकार सीमांत स्तंभीय, सभित्तीय और मुक्त स्तंभीय, आधारीय। चित्र में य, द, स और ब और अस्थि ये सारे चित्र दिखाए गए हैं कि एथेंस तथा प्रिमरोज तथा तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्ति स्तंभी कहते हैं। आधारीय बीजांडाशय में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी और गेंदा है। फल पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकीय
पार्थेनोकार्डीय फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतरी और अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को स्टील ड्रम्प कहते हैं। चित्र 5.17 में ये फल एकांडीपीय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप से भेदित होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है। बाह्य फल भित्ति मध्य फल भित्ति बीज अंतः फल भित्ति। फल का भाग अ वाले में आम के लिए, ब वाले में नारियल के लिए दिखाया गया है। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजवाणन तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना मटर बीज पत्र होते हैं। द्विबीजपत्रीय बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण को 2 सतहें होती हैं, बाहरी को बोलचाल और बीज चोल और भीतरी सतह को टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिक कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिक का ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकील भाग को मूलांकर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। चित्र 5.18 भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला उत्तक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसीलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है, भ्रूणपोषी है। द्विबीजपत्रीय बीज की संरचना नाभिक, बीजांड द्वार और बीजावरण। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकर। एक बीजपत्रीय बीज की संरचना। प्रायः एक बीजपत्रीय बीज भ्रूणपोषी होती है, लेकिन इनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, उदाहरणतः आर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति में संगलित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढलाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कुटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटी अक्ष होती है जिसे प्रांकुर तथा मूलांकर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकर एक चादर से ढके होते हैं जिसे प्रायः प्रांकुरचोल तथा मूलांकर चोल कहते हैं। चित्र 5.19 में एक बीजपत्रीय बीज की संरचना मूलांकुरचोल, मूलांकुर, प्रांकुर, प्रांकुरचोल, स्कुटेलम, भ्रूणपोष, बीजावरण, एल्यूरोन सतह, भ्रूणपोषी और भ्रूण का दृश्य दिखाई गई है। एक प्रारूपीय पुष्प पादप एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। पुष्प पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकीय अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्प पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधों के वर्णन में उसकी प्राकृतिक कायिकी अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद
पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूलों के भाग का वर्णन आता है। पौधा के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पीय भाग के पुष्पीय चित्र तथा पुष्पीय सूत्र बताने पड़ते हैं। पुष्पीय सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पीय सूत्र में सहपत्र को बीआर से, कैलिकस को के से, कोराल को सी से, परिदल पुंज को पी से, पुमंग को ए से तथा जयांग को जी से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को जी और अधोवर्तीय अंडाशय को जी से लिखते हैं। नर फूल को लिए ओ ऊपर की तरफ, मादा के लिए ओ के नीचे की तरफ प्लस, द्विलिंगी के लिए दोनों एक तीर ऊपर नीचे प्लस चिन्ह से इंगित करते हैं। त्रिज्य सममिति के लिए प्लस वाले गोल तथा एक व्यास सममिति को परसेंट इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं और असंजन की पुष्पीय चित्रों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पीय चित्र से फूल के भागों की संख्या, जिनके विन्यास क्रम और उनके संबंध चित्र 5.20 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मृत अक्ष की स्थिति फूल की सापेक्ष होती है, जिसे डाट द्वारा पुष्पीय चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलकिस के कोराल, पुमंग तथा जयांग क्रमवार चक्कर में दिखाए जाते हैं। कैलकिलस सबसे गहरे, सबसे बाहर की ओर और जायांग सबसे भीतर होता है। यह ससंजन तथा असंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीच को इंगित करता है। नीचे सरसों के पौधे, कुटुंब ब्रैसिकेस और पुष्पीय चित्र तथा पुष्पीय सूत्र नीचे दिखाए गए हैं। चित्र 5.20। पुष्पीय सूत्र, पुष्पीय चित्र प्लस ओ और केप 2+2 C4 A2+4 G2 के लिए ये दृश्य दिखाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। फाबेसी। इस कुल को पहले पेपिलोओनोइड कहते थे। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था। यह सारे विश्व में पाई जाती है। चित्र 5.21। काय का अभिलक्षण, वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल ग्रंथि सहित मूल, तना सीधा अथवा प्रतान, पत्तियां सरल अथवा संयुक्त पक्षीकार, एकांतर पर्णधार, तल्प युक्त अनुपर्णी जालिका, शिरा विन्यास। ये पाइसम स्टाइवम मटर का पौधा, अ बाले में पुष्पीय पादप की शाखा, ब बाले में पुष्प, स बाले में दल, द बाले में जननांग, य बाले में यंडप के अनुदैर्ध्य काट, र वाले में पुष्पीय चित्र का दर्शन दिखाया गया है। पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास असीमाक्षी, फूल उभयलिंगी, एक व्यास सममितीय, कैलिकस, बाह्यदल 5, संयुक्त बाह्यदलीय, कोर स्पर्शी, कोर छादी, पुष्पदल विन्यास। कोरोला दल 5, विमुक्ति दल, पैपिलियोनेसियस, पक्ष बड़ा तथा सबसे बाहरी, स्टेड्रन मानक। अगले दो पार्श्वीय पंख बिंग तथा दो अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास वैक्सीरेली, पुमंग 10, पुकेसर द्विसंधि, परागकोश द्विकोष्ठी, जयांग अंडाशय तथा अंडपीय ऊर्ध्ववर्तीय, अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठीय वर्तिका, एकल फल, लेग्यूम, बीज, एक से अधिक अभ्रूणपोषणीय, पुष्प सूत्र प्लस ओ के 5, C1+2+2 A9+1 G1। चित्र 5.21। पाइसम स्टाइवम मटर, अ पुष्पीय पादप की शाखा, ब फूल, स दल, द लैंगिक अंग, ई अंडप या यक अंडप की अनुदैर्ध्य काट, यफ या र पुष्पीय चित्र। आर्थिक महत्व, इस कुल के सदस्य में अनेक प्रकार की दालें, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली, रंग नीला, तंतु, सनई, चरा, सस्विनिया, ट्राइफोलियम, सजावटी फूल,
पीन शिव औषधि मूलैठी के स्रोत। सेलेनेसी यह एक बड़ा कुल है, इसे प्रायः आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। चित्र 5.22 सोलेनम नाइग्रम मकोय कोई का पौधा पुष्प शाखा अ वाले में दिखाई गई है, ब वाले में पुष्प दिखाए गए हैं, स वाले में पुष्प के अनुदैर्ध्य काट दिखाए गए हैं, द वाले में पुकेसर और य वाले में अंडप, र वाले में पुष्पीय चित्र दिखाई गई हैं। कायिका अभिलक्षण इस के पौधे प्रायः शाकीय झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा, सिलिंडरीकर, शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा अरोमील, भूमिगत जैसे आलू, सेलेनम ट्यूबिरोसम, पत्तियां एकांतर, सरल, कर्मी की, संयुक्त, लच्छीकार, अनुपर्णी, जाली का विन्यास। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पक्रम एकल कक्षीय, समीक्षाछी जैसे सेलेनम में फूल उभयलिंगी, त्रिज्यसममितीय, कैलिकस, 5 बाह्य दल संयुक्त, दीर्घ स्थायी, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। कोरोला 5 दल संयुक्त, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुमंग 5 पुकेसर दल लग्न, जायांग, द्विअंडीय, युग्मकांडपीय, तिरछी अंडाएं, ऊर्ध्ववर्ती, द्विकोष्ठिका बीजांडसन फूल हुआ जिसमें बहुत से बीजांड फल, सुपट अथवा सरस बीज, भ्रूणपोषी, अनेक पुष्पीय, श्रोत्र। प्लस OK5, C5, A5 और G2। आर्थिक महत्व इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन, टमाटर, बैगन, आलू, मसाले, मिर्चा, औषधि, बोल्डोना, अश्वगंधा, धूमक, तंबाकू, सजावटी पौधे, पिटूनिया के स्रोत। लिलिएसी इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व में पाए जाते हैं। चित्र 5.23 में दिखाई गई है। कायिका अभिलक्षण दीर्घकालिक, शाखा सहित, भूमिगत, सलकंद, कार्म, प्रकंद, पत्तियां अधिकांश आधारी, एकांतर, लंबे, अनुपर्णी, समानांतर, सीधा विन्यास। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पक्रम एकल, समीक्षा, प्रायः पुष्प छत्रक, फूल, त्रिज्यीय, सममिति, द्विलिंगीय, परिदल पुंज, परिदल 3+3, प्रायः नली से जुड़े हुए, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुमंग 6 पुकेसर 3+3, दल लग्न, जायांग, त्रिअंडी, युक्ता, दंडी, अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठी जिसमें अनेकों बीज, स्तंभीय, बीजांडासन, फल, संपुट, कभी कभी सरस बीज, भ्रूणपोषीय। पुष्पीय सूत्र BR+O-P3+3, 3A3+3 और CA3। आर्थिक महत्व इसके कुल के अधिकांश पौधे सजावटी, ट्यूलिप, गोरिलिओसा, औषधि के स्रोत, एलो, सब्जी के एस्पैरोगस तथा कलचीसिन, कल्चिकम, आटुमनेल देने वाले होते हैं। ये चित्र एलियम सोपा प्याज का पौधा, अ वाले में एक पौधा, ब वाले में पुष्प क्रम, स वाले में एक पुष्प और द वाले में पुष्पीय चित्र का दिखाया गया है। सारांश के लिए यदि हम समस्त पादप जगत की पर दृष्टि डालें तो पुष्प पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्राकृतिक तथा आवास में सर्वाधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा परोह तंत्र भली भांति विकसित होती हैं। इनमें मूल तंत्र मूसला और अथवा झंगड़ा मूल पाई जाती हैं। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जबकि एक बीजपत्रों पादपों में झंगड़ा मूल होता है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण तथा यांत्रिकी सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। परोह तंत्र तना, पत्री, पुष्प तथा फलों में बटा रहता है। तने के आकारिकीय अभिलक्षण जैसे गांठ तथा पोरियों की उपस्थिति, बहुकोशिकीय रोम तथा
घनात्मक प्रकाशनुवर्ती प्राकृतिक आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल में अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तने भी विभिन्न कार्यों जैसे खाद्य संचयन कार्य, प्रवर्धन तथा विभिन्न परिस्थितियों में संरक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। पत्ती तने की पार्श्वीय ऊर्ध्व पर गांठ से बहिर्जातीय रूप से विकसित होती है। यह रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपन्न कर हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव को सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती हैं। पादपों के अन्य भागों की भांति पत्तियां भी अन्य भागों जैसे प्रतान चढ़ने के लिए तथा शूल लक्षण के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। पुष्प एक प्रकार के परोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम से विन्यास्त रहते हैं। यह संरचना, ज्यामिति तथा अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार पर माने जाते हैं, जिसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रित सहित किया जा सकता है। अतः एक पुष्पीय पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त में पुष्पीय चित्रों, पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं।